हाय एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर पे बात करेंगे। चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9th। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरह से जो फ्रेंच है, जो फ्रांस के लोग हैं, वो किस तरह से उन्होंने फ्रीडम गॉट करी थी फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम बाय द पब्लिक। ठीक है, तो हमें इसी स्ट्रगल को हमें एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं सबसे पहले कि वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, किस तरह से सिस्टम चलाया जाता था, कौन कौन उसमें इंक्लूड्स थे। तो स्टार्ट तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, जिसमें चर्च आता है और चर्च में वर्शिपर्स होते हैं गॉड्स के। ठीक है, जो वर्शिप करते हैं किसकी, गॉड की। ठीक है, क्लर्जी यानी पादरी, जिसको हम एक्चुअल में फादर्स बोलते हैं चर्च में, तो उनको क्लर्जी कहा जाता है। सेकंड है स्टेट सिस्टम। सेकंड स्टेट सिस्टम है हमारा नोबेलिटी, जिसमें किंग और उसके रिलेटिव्स आते हैं, जिसमें वो थर्ड आता है स्टेट ऑर्डिनरी क्लास, जिसको जनरल क्लास बोलते हैं, जिसमें आते हैं इंक्लूड्स किए जाते हैं जिनमें बिग बिजनेसमैन्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल स्टाफ, peasants, artisans, स्मॉल peasants, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। तो एक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, आप इसे देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लर्जी, नोबेलिटी, ऑर्डिनरी क्लास, तो यही सिस्टम है कौन सा, स्टेट सिस्टम फ्रांस का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है इंट्रोडक्शन लुई 16 का, जिसको हम लुई 16 कहते हैं। नाम इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखना, सिर्फ नाम रखना है लुई 16। तो बर्थ, डेथ, डायनेस्टी, वाइफ, एज ऑफ एट द टाइम और सिटिंग ऑन द ट्रोन एंड रिलीजन, इस सब बारे में स्टडी करना है हमें। तो नाम इसका क्या है, लुई 16। जन्म 23 अगस्त 1754 में। मरे कब थे ये, 21 जनवरी 1793 में। डायनेस्टी बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बो डायनेस्टी। और बोर्बो डायनेस्टी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना है, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि एम्परर लुई 16 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, कि जो लुई 16 है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या फिर संबंध रखते थे। तो बोर्बन डायनेस्टी तुम्हें याद रखना है। फिर उनकी वाइफ है, तो उनका नाम है मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया ही वहाँ पर एक कंट्री है। जब लुई 16 जब सिंहासन पर बैठे थे, यानी ट्रोन में बैठे थे, वो कितने साल के थे, तो उनकी उस टाइम पे एज थी, मतलब वो थे 20 साल के। तो सिटिंग पे ट्रोन पे बैठे थे वो 1774 में। उनका जो रिलीजन है वो है रोमन कैथोलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इसको आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्क्राइब द रीजन्स फॉर द एम्पिटिंग ऑफ द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो सवाल है पूछ रहा है कि जो ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसके कारण जो फ्रांस का ख़जाना है, ट्रेजरी है, वो टोटली खाली हो गई थी, एम्प्टी हो गई थी, कैसे। तो रीज़न हमें बताने हैं। फर्स्ट है फाइट लॉन्ग वॉर, जो वॉर चल रही थी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बीच में। तो उस रीजन से जो पैसा है वो खर्च होगा वॉर में, सिंपल सी बात है। तो फाइट लॉन्ग वॉर एक रीज़न बन जाता है, जो फाइट करना लॉन्ग टाइम तक वो। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो रिसोर्सेज कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो इस वजह से सेकंड प्रॉब्लम भी ये बन जाती है। फिर वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसमें जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो खर्च होंगे ही होंगे, पैसा, जितने भी रिसोर्सेज हैं। हेल्पिंग यूएस अगेंस्ट ब्रिटेन, तो फ्रांस ने उस टाइम पर जब वॉर चला था 76 का, तो उस टाइम पर फ्रांस ने हेल्प करी थी यूएसए की ब्रिटेन के अगेंस्ट में। वो उसने कॉलोनीज़ बना ली थी अमेरिका की, इस वजह से उनको याद कराने के लिए। सेकंड है ड्यूरिंग इन लुई 16 76 70 76
तो फ्रेंच हेल्प टू लिबरेट 13 स्लेव्स कंट्री ऑफ यूएसए फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से फ्रांस ने 13 स्लेव कंट्रीज़ को यूएसए के लिबरेट कराने के लिए ब्रिटेन से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो वो भी रीज़न था। तो फाइट लॉन्ग वॉर में ही इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले थे, तो वो हमें ध्यान रखने होंगे यहाँ पर वॉर के। तो 10 मिलियन बिलियंस लिबरेज डेप्ट इंक्रीज हो चुके थे, मतलब पहले से ही कुछ थे, और 10 मिलियन और बिलियन जो लिबरे है वो डेप्ट हो चुके, मतलब कर्ज में आ गया। और कौन? फ्रांस। ठीक है, लिबरे क्या है? वहाँ की करेंसी है। कहाँ की? फ्रांस की। तो प्रीवियसली डेप्ट 2 मिलियन थे, पहले से 2 मिलियन थे, बिलियन थे सॉरी। किलिंग मैनी सोल्जर्स, जो काफ़ी जो सोल्जर्स है वो मर रहे थे, और जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो ख़त्म हो चुके थे, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी राइज हो गया था, क्योंकि पैसा नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, जिसके कारण अपने आप को स्टेबल कर सके। तो अनस्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो ये रीजंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इंक्रीज़ इन टैक्सेस टू अरेंज रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ फ्रांस, मतलब अब जो फ्रांस की जो रूलर है, एम्परर है, उन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया ताकि वो रेगुलर जो एक्सपेंसेस है फ्रांस के उसको मेंटेन कर सके या उसको अरेंज कर सके। अब किस किस के लिए उन्होंने करा था टैक्स को इंक्रीज़? फर्स्ट, आर्मी के मैनेजमेंट के लिए, रॉयल कोर्ट के लिए। रॉयल कोर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपल कोर्ट, यानी अदालत, जिसमें वकील, जज वगैरह ये लोग बैठते हैं और डिसीज़न वगैरह देते हैं। और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। इस वजह से जो टैक्स है वो पब्लिक के ऊपर बढ़ा दिया था। ठीक है, ये कुछ आपके रीज़न है। अगर सवाल आए तो आप इस 4-5 पॉइंट को लिख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। मेन फंक्शंस या वर्क ऑफ थर्ड स्टेट का काम क्या था, क्या करते थे वो लोग, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है कि पे ऑल स्टेट टैक्सेस, टाइड, जितने भी जो टैक्सेस होते थे स्टेट के अंदर में, तो वो सारे टैक्स को पे करते थे सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे नहीं करते थे, बिकॉज दे हैव स्पेशल प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। देन नेक्स्ट है सर्व यूअर मास्टर, अपने मास्टर या ऑनर को सर्व करना, मतलब उनकी सेवा करना, हेल्प करना रोड कंस्ट्रक्शंस में, और सर्व करना आर्मी को। ये थर्ड स्टेट्स के वर्क्स हैं सारे। टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू गिवन बाय द किंग, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे जो राजा के द्वारा दिए जाते थे, उनको फॉलो करना भी इनका काम था। फ्रेंच सोसाइटी वाज पार्ट ऑफ द मेडिवल फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम मतलब एक क्या होता है, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस मैं बता देता हूँ। होता है कि फेडरल एक क्या होता है, लैंड को हम डिनोट करता है ये जो फेडरल है। ठीक है, तो जो भी लोग उस लैंड पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं? स्टेट को। तो उसी से ये बना है फेडरल सिस्टम, जिसमें टैक्स दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिए के पब्लिक के द्वारा टू द स्टेट। यहाँ पर जितने भी पेशेंट थे वो 90% थे, बाकी क्लर्जी और नॉवेलिटी उनकी जो परसेंट थी वो 10% थी। जो स्ट्रगल है टू लीव का, वो देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रगल किया किन लोगों ने, फ्रेंच पब्लिक ने। या यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। पहला सीक्वेंस सिस्टम मैंने बताया आपको, 18th सेंचुरी में कैसा फ्रेंच सोसाइटी थी, 3 भागों में बटी हुई थी, कौन कौन थे उसमें। फिर उसके बाद जो ख़जाना था वो सारा खाली कैसे हो गया, रीज़न क्या है। वॉर लड़ा, 13 जो स्लेव कंट्रीज़ है उसको आज़ाद कैसे करवाया फ्रांस ने, किससे आज़ाद करवाया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और फिर ये सब होने के बाद जो राजा है उसने किस तरह से टैक्स को इंक्रीज़ किया, उसके रीज़न क्या है, किसके लिए किया, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है। स्ट्रगल अब यहाँ पे स्ट्रगल बताया गया है कि लोग रह कैसे रहे थे, कैसे वहाँ पर जो गरीबी है यानी पॉवर्टी है वो इंक्रीज़ हो गई थी।